हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम सॉल्यूशन है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.21 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला AB2 एंड AB4 व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kilogram mole inverse. Calculate atomic masses of A and B. तो हमारे पास टू एलिमेंट हैं A एंड B जो कि दो कंपाउंड बना रहे हैं जिनका फॉर्मूला AB2 एंड AB4 है। जब हमने कंपाउंड AB2 लिया, कितना लिया? 1 ग्राम लिया AB2, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया? 2.3 केल्विन जो है वो कम हो गया। ठीक है, और 1 ग्राम AB2 डिसॉल्व करना है 20 ग्राम बेंजीन में, ये हमारा सॉल्वेंट है। जब हम 1 ग्राम AB4 जो है वो डिसॉल्व करते हैं 20 ग्राम बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है 1.3 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये गिवन है। तो हमें जो है एटॉमिक मास ए एंड बी की बताने हैं कि एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, मोलैरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है ना? तो बस जब हमने AB2 कंपाउंड जो है 1 ग्राम डिसॉल्व किया, तो AB2 कंपाउंड के लिए हम मोलर वेट जो है वो निकालेंगे। डेल TF जो है वो कितना है? तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन 2.3 केल्विन है। KF की वैल्यू कितनी है? ये 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स गिवन है इनटू मोलैरिटी। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1 ग्राम है अपॉन मोलर वेट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? तो बेंजीन 20 ग्राम लिया है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो भाई, किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से ये केल्विन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 1 ग्राम सॉल्यूट था, तो मोलर वेट जो है ऑफ AB2 ये आएगा 110.87 ग्राम पर मोल। ठीक ना? तो ये ग्राम है और ये पर मोल है, तो ये हमारी उसकी यूनिट हो जाएगी। अब हमें 1 ग्राम AB4 जो है वो डिसॉल्व करना है, तो AB4 का मोलर वेट जो है वो कितना होगा? तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस डेल TF की वैल्यू कितनी है वो चेंज हो जाएगी। तो हम फॉर्मूले में फिर से वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो डेल्टा TF कितना है? ये 1.3 केल्विन है इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी है? ये 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इनटू मोलैरिटी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम था, मोलर वेट तो भैया निकालना है इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 अपॉन 1000 करोगे क्योंकि हमें किलोग्राम में चाहिए था, तो किलोग्राम से आपका किलोग्राम कैंसिल, केल्विन से ये केल्विन कैंसिल। ठीक है, तो जब आप इसको ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 196.15 ग्राम पर मोल। तो AB2 का मोलर वेट 110.87 ग्राम पर मोल था और AB4 का इतना है। तो बस अब हम एटॉमिक वेट जो है वो आसानी से निकाल लेंगे। अब सपोज जो हमारे कंपाउंड AB2 एंड AB4 है, उसमें A का वेट जो है वो x है और b का वेट जो है वो हम y ले लेते हैं।
तो AB2 के लिए क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू होगा 110.87 और AB4 के लिए क्या होगा, x प्लस 4y इक्वल टू 196.15। अब ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 जो है वो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कर देते हैं x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 196.15 माइनस 110.87। तो ये x से ये x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 4y है, ये 2y है, तो बचेगा 2y इक्वल टू, और 196.15 में 110.87 ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 85.28। तो y इक्वल टू हो जाएगा 85.28 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 42.64। तो y जो है वो हमारा 42.64 आ गया, ठीक है ना। और बस अब हमारा जो इक्वेशन है ना उसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 110.87 है, तो x निकाल लेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 42.64 इक्वल टू 110.87। तो x इक्वल टू होगा 110.87 डिवाइडेड बाय 85.28। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 25.59। तो ये यूनिट ग्राम पर मोल होगी, यहाँ भी ग्राम पर मोल होगी। तो ये वाला वेट जो है वो हमारे बी एटम का होगा और ये वाला एटॉमिक वेट जो है वो हमारे ए एटम का होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.2 है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन है, 36 ग्राम ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट है अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है 4.98 बार है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑफ द सॉल्यूशन 1.52 बार हो जाता है, टेम्परेचर सेम है, What would be its concentration? तो concentration क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं। तो हमको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जिसको कि हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है CRT। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन R जो है कांस्टेंट होता है, T जो है टेम्परेचर होता है। तो पाई इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन को N/V बोलते हैं, मोल पर लीटर RT, और मोल जो है वो क्या होता है वेट अपॉन मोलर वेट। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम, ये लीटर में होगा, इनटू RT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है 4.98 बार है। तो पाई इक्वल टू 4.98 ये बार है, इक्वल टू वेट कितना है ग्लूकोज का 36 है, मोलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है, वॉल्यूम 1 लीटर है, इनटू R जो है वो गिवन नहीं है तो R लिख लिया हमने, टेम्परेचर 300 है और ये केल्विन में है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, पाई इक्वल टू CRT। हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, पाई की वैल्यू कितनी है 1.52 बार है, इक्वल टू C निकालना है, R दिया नहीं है तो R क्यों का क्यों लिखा, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है।
तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं चलो। तो 4.98 बार अपॉन 1.52 बार इक्वल होगा 36 अपॉन 180 इंटू आर इंटू 300 अपॉन सी इंटू आर इंटू 300। तो 300 से 300 कैंसिल, आर से आर जो है वो कैंसिल है, तो ये आएगा 5। तो ये हो जाएगा हमारा 4.98 अपॉन 1.52 इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू सी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू हो जाएगा 1.52 अपॉन 4.98 इंटू 5। तो कॉन्सेंट्रेशन C जो है, आंसर आ गया 0.0610 मोल पर लीटर। ये हमारा जो है वो आंसर है। तो आप डिवाइड करोगे तो आंसर इतना आएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2.23 है, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन, आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, NaClO4 एंड वाटर, मिथेनॉल एंड एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। तो हमें इन कंपाउंड में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है ये बताना है। तो देखो जरा, नॉर्मल हेक्सेन, तो हेक्सेन क्या हो गया C6H14 और नॉर्मल ऑक्टेन फॉर्मूला हो गया C8H18। अब चूंकि ये और ये हमारा कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। अब चूंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, तो नॉन पोलर कंपाउंड के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स लगता है उसको हम लंडन डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आयोडीन है और जो हमारा CCl4 है, ये दोनों भी हमारे कैसे हैं, नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इस कारण इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लंडन डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे। तो नॉर्मल हेक्सेन, अब नॉर्मल वर्ड कैसे यूज किया गया, तो हेक्सेन जो है वो स्ट्रेट चेन में है, तो C6H14 ऐसा लिखा जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। जब स्ट्रेट चेन बनती है तो ये नॉर्मल आएगा, तो ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा। इसी प्रकार नॉर्मल ऑक्टेन, इसकी भी स्ट्रेट चेन बनेगी। तो चूंकि ये हमारे कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कंपाउंड है, इस कारण यहाँ पे लंडन डिस्पर्सन फोर्स जो है वो अप्लाई होगा। तो इंटरेक्शन फोर्स जो है वो कौन सा है, यहाँ पे लंडन डिस्पर्सन फोर्स, और इस जगह भी कौन सा है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, अब आती है NaClO4 एंड वाटर के बीच। तो देखो जरा, NaCl4 जो है एक आयनिक कंपाउंड है जो कि आयनाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव में। और वाटर हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये HOH, तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो रहता है। तो हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, और NaCl4 कैसा है, हमारा आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स। तो ये होगा हमारा आयन डाइपोल फोर्स। क्योंकि यहाँ पे डाइपोल बना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आयन बने हैं, तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। फिर इसके बाद मिथेनॉल एंड एसीटोन में देखना है, तो मिथेनॉल तो CH3OH ये हो गया, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा।
एसीटोन होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो बस मिथेनॉल और एसीटोन के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। फिर आता है एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन की बात आती है। तो देखो जरा, एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और हमारा जो है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या होता है, ये बॉन्ड जो है वो ऐसे गिरता है, तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड ऐसे गिरेगा तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे दो पोल बने, यहाँ भी दो पोल बने, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इनके बीच वो होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.24 है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन साइक्लोहेक्सेन KCl CH3OH CH3Cn। तो देखो जरा, नॉर्मल ऑक्टेन जो है वो हमारा सॉल्वेंट है, इसमें हमें साइक्लोहेक्सेन KCl CH3OH मतलब एल्कोहल और आपका CH3Cn एसीटोनाइट्राइल, तो इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो सॉल्युबिलिटी जो है इसका रूल क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी का रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब है कि अगर आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ऑर्गेनिक हैं तो वो सॉल्युबल होंगे, अगर दोनों इनऑर्गेनिक हैं तो वो सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्टेन जो है ये कैसा है, ऑर्गेनिक है। तो नॉर्मल ऑक्टेन ये तो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसमें साइक्लोहेक्सेन डिसॉल्व हो रहा है। तो साइक्लोहेक्सेन ये भी कैसा है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये इसमें खूब आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। KCl हमारा कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है, मतलब KCl इसमें बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा। जो हमारा CH3OH और CH3Cn है, ये हमारे दोनों जो है वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन CH3Cn की पोलैरिटी जो है वो मिथेनॉल से कम होती है, इस कारण ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, ये कम डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो पोलैरिटी का ऑर्डर क्या है, CH3OH ये ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू CH3Cn के। कैसे पता लगाओगे, देखो जरा, ये CH3O और ये H, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन है, और यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन है। तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इस कारण ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू इस बॉन्ड के। तो बस हमारा ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा साइक्लोहेक्सेन, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, फिर होगा हमारा CH3Cn, फिर होगा CH3OH अल्कोहल, फिर होगा KCl। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया सॉल्युबिलिटी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.25 है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, विच आर पार्शियल सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर।
पहला है फिनॉल, दूसरा टोलुइन, तीसरा है फॉर्मिक एसिड, चौथा है इथिलीन ग्लाइकोल, पांचवा है क्लोरोफॉर्म, छठवां है पेंटेनॉल। तो हमें इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो बतानी है। तो सॉल्युबिलिटी तो आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक के फॉर्मूले पे काम करता है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम देखेंगे फिनॉल। फॉर्मूला होता है C6H5OH, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, ये बेंजीन की रिंग होती है OH। क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें पोलैरिटी होती थी, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। क्योंकि फिनॉल का OH पार्ट पोलर है, इस कारण ये वाटर में सॉल्युबल होगा, जबकि फिनाइल पार्ट जो है वो नॉन पोलर है, इस कारण ये पार्ट जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो अगर हम फिनॉल की ओवरऑल सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में पार्शियल सॉल्युबल होता है। सेकेंड है टोलुइन, C6H5CH3, ये टोलुइन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होगा, बेंजीन की रिंग पे CH3 ग्रुप अटैच कर दूं। अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा कैसा है, नॉन पोलर है। क्योंकि वाटर हमारा पोलर होता है, टोलुइन हमारा नॉन पोलर है, इस कारण ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है ना। तो टोलुइन इनसॉल्युबल है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर किसका, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला HC+OH। तो ये वाला पार्ट तो नॉन पोलर है, लेकिन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसमें पोलैरिटी होती है, और चूंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस कारण ये हाईली सॉल्युबल होगा वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्थ नंबर है इथिलीन ग्लाइकोल, फॉर्मूला होगा CH2OH। अब चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे पोलैरिटी है, और ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, लेकिन चूंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इस कारण ये भी हाईली सॉल्युबल होगा। तो हमारा फॉर्मिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल दोनों कैसे होंगे, हमारे वाटर में हाईली सॉल्युबल होंगे। फिर पांचवा है क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला CHCl3 होगा। अब ये हमारा कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। अब चूंकि नॉन पोलर है, वाटर पोलर होता है, तो ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा वाटर में। और 6 नंबर है पेंटेनॉल, तो फॉर्मूला होगा C5H11OH। अब देखो जरा, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये होगा CH3, CH2, 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 CH2OH। अब OH बॉन्ड तो पोलर होता है, तो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव होता है। लेकिन ये 5 कार्बन जो हैं ये कैसे होते हैं, कि नॉन पोलर होते हैं। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन ये जो भारी भरकम चेन है ये कैसी होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होगी। तो इस कारण हमारा पेंटेनॉल कैसा होता है, हाईली सॉल्युबल ना होके पार्शियल सॉल्युबल होता है। तो पेंटेनॉल को पार्शियल सॉल्युबल कौन बना रहा है, ये कार्बन की चेन बना रही है। जबकि यहाँ पे कार्बन देखो कम नंबर में प्रेजेंट है, इस कारण ये हाईली सॉल्युबल है। तो फिनॉल हमारा पार्शियल सॉल्युबल है, टोलुइन इनसॉल्युबल है, फॉर्मिक एसिड हाईली सॉल्युबल, इथिलीन ग्लाइकोल हाईली सॉल्युबल, क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल, पेंटेनॉल पार्शियल सॉल्युबल होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम per milliliter and contain 92 gram of sodium positive ions per kilogram of water. Calculate the molality of Na positive ions in the lake. तो हमें मोलैलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये वेट अपॉन मोलर वेट किसका, सॉल्यूट का, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट
इन किलोग्राम, ठीक है ना। मोलैरिटी, वेट कितना है 92 ग्राम दिया है। मोलर वेट सोडियम का कितना होता है 23 होता है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है जो कि कितना है 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम वाटर जो है वो दिया है। वेट हमें किलोग्राम में ही लेना है, तो ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 यूनिट क्या होगी मोल पर केजी, या इसको हम केवल और केवल लिखेंगे 4 स्मॉल m, और स्मॉल m को क्या बोलते हैं आप 4 मोलल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेंसिटी का रोल क्या है, तो डेंसिटी का रोल जो है वो मोलैरिटी में तो कुछ नहीं होता, मोलैरिटी में इसका रोल होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.27 है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज 6 × 10⁻16 कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फाइड की एक्वस सॉल्यूशन में मोलैरिटी जो है वो हमको बतानी है। तो ये हमारा कॉपर सल्फाइड है, ये एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होगा Cu डाई पॉजिटिव एक्वस एंड सल्फाइड -2 एक्वस, ये ऐसे आयोनाइज होगा। अब जो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K होगा वो इक्वल होगा concentration of copper डाई पॉजिटिव into concentration of sulfide minus डाई पॉजिटिव, concentration of copper sulfide, तो K into concentration of copper sulfide ये इक्वल होगा concentration of copper डाई पॉजिटिव एंड concentration of sulfide ion। ये पूरा हमारा KSP कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा कॉपर सल्फाइड का। ये इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव एंड सल्फाइड आयन का। अब सपोज कि कॉपर की सॉल्युबिलिटी S और सल्फर की सॉल्युबिलिटी हम S मान लेते हैं, तो KSP जो होगा इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S मानी और इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S मान ली, तो ये S² इक्वल टू KSP की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻16, तो S जो है वो कितना हो जाएगा 2.45 × 10⁻8। और ये जो सॉल्युबिलिटी है इसकी यूनिट पता क्या होगी मोल पर लीटर, तो S हमारा हो जाएगा 2.45 × 10⁻8 मोल पर लीटर। अब चूंकि मोल पर लीटर यही तो हमारी मोलैरिटी कहलाती है, तो हमारी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 2.45 × 10⁻8, तो हमारा आंसर होगा 2.45 × 10⁻8 मोल पर लीटर या कैपिटल है, जिसको कि हम मोलार सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.28 है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन, फॉर्मूला है C9H8O4, in acetonitrile formula है CH3CN। When 6.5 gram of C9H8O4 is dissolved in 450 gram of CH3CN, तो हमें एस्पिरिन का परसेंटेज जो है वो बताना है। तो परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन ये होगा वेट ऑफ एस्पिरिन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एस्पाइरिन का वेट जो है वो कितना दिया है, वो दिया है 6.5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो 6.5 ग्राम तो हमारे पास एस्पिरिन है और 450 ग्राम जो है वो CH3CN है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन का मास जो है, सॉल्यूट का मास 6.5 है, सॉल्वेंट का मास 450 है, तो ये मास हमारा किसका हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.424%।
तो एस्पिरिन का परसेंटेज जो है वो 1.424% आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.29 है नेलोरफिन, फॉर्मूला होता है C19H21NO3। सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विथड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 into 10 to the power -3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर सेम डोज। तो हमारे पास जो है नेलोरफिन, फॉर्मूला C19H21NO3 दिया हुआ है, इसकी क्वांटिटी 1.5 मिलीग्राम गिवन है। कैलकुलेट मास ऑफ, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इतनी है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 into 10 to the power -3 m एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर सेम डोज। तो हमें कितना एक्वस सॉल्यूशन जो है वो चाहिए? तो देखो जरा, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी जो है वो दी गई है 1.5 into 10 to the power -3 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 1.5 मिलीग्राम है, तो 1.5 इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -3 ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला है C19H21NO3। कार्बन का मास 12 into 19 करोगे, प्लस हाइड्रोजन 1 into 21 करोगे, प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16 into 3 करोगे, तो ये आएगा 311। तो 311 इसका मोलर वेट हो गया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आ जाएगा इक्वल टू 1.5 into 10 to the power -3 ग्राम है, 311 into 1.5 into 10 to the power -3 ये मोलैरिटी है। ये से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 1/311 डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0032 यूनिट क्या होगी? किलोग्राम में, ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें किस में लेना है? किलोग्राम में, राइट। तो यूनिट किलोग्राम जो है वो कैसे आए? इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, इसकी ग्राम है, इसकी यूनिट क्या होती है मोलर वेट की? ग्राम पर मोल। तो ये मोल से ये मोल कैंसिल, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 3.2 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना आ जाएगा? 3.2 ग्राम जो है वो आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.30 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला है C6H5COOH रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 मिलीलीटर ऑफ 0.15 m सॉल्यूशन इन मेथनॉल। तो हमें वेट ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो बताना है और 0.15 मोलैरिटी का सॉल्यूशन जो है वो गिवन है। तो मोलैरिटी जो होती है वो होती है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी तो 0.15 गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो चाहिए है। मोलर वेट सॉल्यूट का कैसे निकालोगे? तो सॉल्यूट हमारा C6H5COOH है, तो कार्बन का मास 12 into 6 करोगे, प्लस हाइड्रोजन 1 into 5 करोगे, प्लस फिर से कार्बन आया, प्लस ऑक्सीजन 16 into 2 ऑक्सीजन है और प्लस 1 ये करोगे
तो ये आएगा 122। तो मोलर वेट बेंजोइक एसिड का हो गया 122 इंटू 250 मिलीलीटर है, तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये वॉल्यूम हमारा किस में हो जाए, लीटर में हो जाए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ये इक्वल होगा 0.15 इंटू 122 इंटू 250 अपॉन 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.575 ग्राम। तो हमारा वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना आ जाएगा, 4.575 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन है द डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो हमने वाटर में जो है सेम अमाउंट में एसिटिक एसिड, दूसरे सैंपल में हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और तीसरे सैंपल में हमने ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड मिला दिया। अब आपको ये बताना है कि किस सैंपल का फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये तब होता है जब हमारा सॉल्यूट कैसा हो, नॉन आयनिक सॉल्यूट हो। यहां पे डेल्टा टी एफ जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, के एफ जो है फ्रीजिंग कांस्टेंट कहलाता है और एम जो है वो मोलैलिटी कहलाती है। और अगर आपका सॉल्यूट आयनिक है तो फॉर्मूला बनेगा डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। यहां पे आई जो है वो नंबर ऑफ आयंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा सॉल्यूट NaCl है, एक सॉल्यूट MgCl2 है और एक सॉल्यूट FeCl3 है। ये तीनों के तीनों सॉल्यूट जो है वो 100% आयनाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% आयनाइज होता है। तो ये आयनाइज होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो यहाँ नंबर ऑफ आयन कितने बने, 2। ये आयनाइज होगा Mg डाई पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 3। और ये आयनाइज होगा Fe+3 और 3Cl नेगेटिव में, तो टोटल आयन कितने हो गए, 3 और ये 1 4। तो चूंकि डेल टी एफ जो है वो हमारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे सॉल्यूट के, डेल टी एफ उतना ही ज्यादा होगा। तो इस केस में डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इस केस में होगा, फिर इस केस में होगा। अब हमारा तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक तो ये है एसिटिक एसिड, दूसरा ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और तीसरा है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। ये स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हो सकता है कि ये 5% आयनाइज हो सकता है कि इससे कुछ ज्यादा आयनाइज हो। तो देखते हैं एसिटिक एसिड ये आयनाइज होता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, ये आयनाइज होगा CCl3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में, और ये आयनाइज होगा CF3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो है वो 2 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ आयंस 2 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ आयंस 2 हैं। लेकिन एसिटिक एसिड सपोज 5% आयनाइज हो रहा है तो ये 7% आयनाइज होगा और ये 10% आयनाइज होगा। तो इसका आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होता है इन तीनों में कंपेयर करें, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। उसका रीजन देख लो जरा। रीजन ये है कि ये हमारा C है और ये 3 फ्लोरीन से कनेक्ट है, ये C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। तो इस आयनाइजेशन में ये फ्लोरीन जो है वो हेल्प करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इस कारण ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये फ्लोरीन अपनी ओर, ये फ्लोरीन अपनी ओर। इस कारण कार्बन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आ जाती है।
जिस कारण ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। फिर ये कार्बन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण ये आयोनाइजेशन जो है वो इजीली हो जाता है। तो ये तो इजीली आयोनाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू इसके और इसके। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है इन तीनों से, इस कारण यहाँ पे डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर इस केस में होगा और फिर इस केस में होगा। तो हमारा केस जो है वो बनेगा CF3COOH, फिर CCl3COOH, फिर CH3COOH। तो ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.32 है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3CH2 CHClCOH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। K जो है वो दिया है 1.4 इंटू 10⁻³ KF की वैल्यू दी गई है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बताना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF ये इक्वल होता है I KF इंटू M। तो KF की वैल्यू हमें पता है, मोलैलिटी हम निकाल लेंगे और I की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो बस डेल TF जो है वो आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मोलैलिटी जो है वो निकालते हैं। मोलैलिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट कितना दिया है सॉल्यूट का 10 ग्राम, मोलर वेट कितना है, तो भैया सॉल्यूट हमारा ये है CH3 CH2 CH Cl COOH, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2, ये ठीक है, प्लस कार्बन 12 फिर हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन 35.5 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कर लो, 2 ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन 1, इसको सम करोगे तो ये आएगा 122.5। तो मोलर वेट आया 122.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 250 ग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मोलैलिटी आ जाएगी हमारी 0.326। अब हम ये I की वैल्यू निकालते हैं। K अब पता चल गया, मोलैलिटी हमारी आ गई, I जो है वो पता लगाना है। अब चूंकि ये जो हमारा एसिड है CH3 CH2 CHCl COOH, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज होगा CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C है तो इसका 0 होगा, इसका 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसका C1 माइनस अल्फा होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एसिड के लिए कितना होता है C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो Ka जो है वो आ जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1 ही आएगी, तो इसको हम पूरे को 1 मान लेंगे, तो ये C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर जो है वो बचेगा। तो अल्फा जो है वो आ जाएगा अंडर रूट Ka अपॉन C। तो K की वैल्यू कितनी दी गई है, K हमारा दिया गया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अंडर रूट, और C कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, तो कॉन्सेंट्रेशन तो मोलैलिटी के टर्म में है, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.326 है। तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारा कितना एसिड जो है वो डिसोसिएट हुआ है, तो ये वैल्यू आई 0.065, इतना एसिड जो है वो हमारा डिसोसिएट हुआ है। तो चूंकि अल्फा निकाल लिया, अब हम इस आई को निकालेंगे, ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं,
हमने कहा इनिशियल में ये 1 मोल था, ये अल्फा मोल था, ये अल्फा था। एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन मोल कितने हो गए? मोल ऑफ सॉल्यूट ये है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो एक अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 1 प्लस अल्फा जो है वो आफ्टर डिसोसिएशन मोल हो गए, ठीक है ना। तो आई जो होता है वो क्या कहलाता है? ये हमारा वॉन ऑफ फैक्टर कहलाता है। आई जो है वो कहलाता है मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो आई जो है वो आएगा, ये 1 प्लस अल्फा है और नीचे आएगा 1 मोल, तो टोटल आ गया 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 1 प्लस अल्फा जो है वो हमारा आया था 0.065। तो 1 प्लस अल्फा कितना आ गया? 1.065। तो बस आई की वैल्यू हमें ये पता हो गई, के एफ जो है हमारे पास ये है, मोलैरिटी हमारे पास ये है, तो डेल टी एफ जो है वो हमारा आ जाएगा। निकाल लेते हैं। तो डेल टी एफ इक्वल टू आई कितना है? 1.065 इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैरिटी की वैल्यू 0.326। तो डेल टी एफ क्या जाएगा? 0.65 केल्विन। तो बस ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.33 है। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH is dissolved in 500 ग्राम of water. The depression in the freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the want of factor and dissociation of fluoroacetic acid. तो हमें फ्लोरोएसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है, वांट ऑफ फैक्टर जो है वो बताना है, केएफ की वैल्यू जो है वो इतनी गिवन है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ जो है वो होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। तो हमें डेल टी एफ की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू हमें पता लगाना है, के एफ गिवन है, मोलैरिटी पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी जो है वो पता लगा लेंगे। तो मोलैरिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट का वेट 19.5 ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो है वो CH2FCOOH है, इसका मोलर वेट निकालेंगे। कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस फ्लोरीन का 19 होता है, प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कर दोगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, प्लस हाइड्रोजन 1, तो टोटल आएगा 78 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है? 500 ग्राम वाटर है, तो हमें किलोग्राम में करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो भाई। तो मोलैरिटी जो है वो इसकी आ जाएगी 0.5 मोल पर किलोग्राम। तो अब हम यहां से आई जो है वो निकाल लेंगे। तो डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल टी एफ की वैल्यू कितनी है? 1, आई निकालना है, इंटू के एफ कितना है? 1.86 इंटू मोलैरिटी कितनी होगी? 0.5। तो आई जो है वो 1/1.86 इंटू 0.5। तो आई की वैल्यू जो है वो आ गई 1.0753। तो ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर जो है वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो फ्लोरोएसिटिक एसिड का बताना है। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड आयनाइज होता है CH2FCOOH, ये आयनाइज होगा CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C था, ये 0 था, ये 0 था। ये इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन C 1 माइनस अल्फा होगा, ये C अल्फा होगा और ये C अल्फा होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड K से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन CH2 FCOO नेगेटिव, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH2 FCOOH इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो ये C अल्फा है इंटू ये C अल्फा है, ये C1 माइनस अल्फा है। ठीक है, तो इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो Ka जो है वो आ जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो Ka जो है वो हम निकाल लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो हम निकालते हैं। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में हमने इसके 1 मोल लिए थे, तो ये 0 मोल बना था, ये 0 मोल बना था। एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस अल्फा मोल बचेंगे, ये अल्फा मोल होगा, ये अल्फा मोल होगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल जो है वो हमारे कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस अल्फा जो है वो बचेगा। तो जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर I होता है वो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन मोल 1 प्लस अल्फा है और बिफोर डिसोसिएशन मोल 1 है। तो I जो है वो हमारा कितना हो गया, वो 1 प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, I की वैल्यू हमारी 1.0753 थी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.0753 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.0753। तो बस वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। तो Ka C कितना है, ये तो हमारी मोलैरिटी कहलाती है 0.53 इंटू अल्फा कितना है 0.0753 का होल स्क्वायर था, 1 माइनस अल्फा कितना है 0.0753। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Ka आ जाएगा 3.07 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया एसिड का। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.34 है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो चूंकि ग्लूकोज हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो देखो जरा, ये हमारा प्योर वाटर है, इसका वेपर प्रेशर जो है वो 17.535 mmHg है। ठीक है, ये वेपर प्रेशर लग रहा है। अब हमने वाटर में जो है वो ग्लूकोज जो है वो डिसॉल्व कर दिया। अब ग्लूकोज हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब चूंकि ये तो बन गया सॉल्यूशन, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। मतलब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो वाटर का वेपर प्रेशर ही होगा। अब चूंकि सॉल्यूट आपने डाला है तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, लोअर हो जाएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है, तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं। P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू, मोल को हम क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB, ये WB अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA, वेट अपॉन मोलर वेट, ये रेशियो हमारा मोल कहलाता है। तो P0A कितना दिया है 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 इक्वल टू
वेट कितना है सॉल्यूट का 25, ग्लूकोज का मोलर वेट 180 होता है, ठीक है, अपॉन 25 अपॉन 180 प्लस वाटर का वेट कितना है 450, मोलर वेट वाटर का 18 होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो PS जो है वो कितना आ जाएगा 17.438 mmHg। अब चूंकि ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है, और ये हमारा वेपर प्रेशर जो है वो वाटर का होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ग्लूकोज कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो हमारा आंसर 17.438 mmHg आ चुका है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.35 है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 into 10 to the power 5 mmHg। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। तो अगर हम यहाँ पे हेनरी लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं तो ये हेनरी लॉ हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर दिया है 760 mmHg, KH की वैल्यू भी गिवन है 4.27 इंटू 10 to the power 5 इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो चाहिए है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आ जाएगा इक्वल टू 760 अपॉन 4.27 इंटू 10 to the power 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.78 इंटू 10 to the power -3। तो बस ये हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आ चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, मोलर वेट 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B, मोलर वेट 180 ग्राम पर मोल। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of solution is 750 torr। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड A और लिक्विड B प्रेजेंट है। तो लिक्विड A और लिक्विड B दोनों वेपर बनाएंगे और ये वेपर जो है लिक्विड सरफेस पे प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो वेपर प्रेशर होगा किसका होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है किसके वेपर प्रेशर के इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। तो PA मतलब ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड A का, और PB जो है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड B का, और इनका सम जो है वो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड A ये किसके इक्वल होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड A। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड B। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो PA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट A डॉट चाई A। तो P नॉट A डॉट चाई A प्लस PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट B डॉट चाई B। P नॉट B डॉट चाई B। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 750 टॉर। तो ये तो 750 टॉर हो गया इक्वल टू, हमको क्या करना है,
100 ग्राम लिक्विड ए है, मोलर वेट 140 ग्राम है, was dissolved in 1000 ग्राम of liquid B, मोलर वेट 180 ग्राम पर मोल है। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A. तो प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर जो है हमें चाहिए, तो P नॉट ए हमको ये चाहिए है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए क्या होगा, ये होगा मोल ऑफ लिक्विड ए अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, और मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ पी, ठीक है। और मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी। क्लियर है। तो चाहिए की जगह हमें क्या लिखना है, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी प्लस पी नॉट बी कितना दिया है, पी नॉट बी जो है वो हमको गिवन है 500 टॉर इंटू चाई बी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो चाई बी जो है वो हमारा क्या होगा, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए। तो 500 इंटू वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, ठीक है। तो बस वेट और मोलर वेट तो हमको दिए गए हैं, तो वैल्यू पुट करके हमारा पी नॉट ए जो है वो निकल आएगा। 750 इक्वल टू पी नॉट ए हमें निकालना है इंटू डब्ल्यू ए कितना है 100 ग्राम अपॉन मोलर वेट कितना है 140 गिवन है, ये 100 ग्राम है और ये 140 है अपॉन 100 अपॉन 140 प्लस सेकेंड कितना है लिक्विड जो बी है, मोलर वेट 180 है और 1000 ग्राम दिया है, तो 1000 अपॉन 180 प्लस पी नॉट भी कितना दिया था 500 इंटू डब्ल्यू भी कितना है 1000 अपॉन 180, ये होगा 1000 अपॉन 180 प्लस डब्ल्यू ए 100 अपॉन मोलर वेट कितना है 140। तो बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पी नॉट ए जो है वो हमारा आ जाएगा 280.5 टॉर। अब टॉर जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है, ये किसके इक्वल होती है, हमको पता है कि 1 ATM मतलब 760 mmHg मतलब 760 टॉर, तो 1 ATM मतलब 760 टॉर के इक्वल होता है। अब बस हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए चाहिए था, तो पी ए ये हमारा कितना है पी नॉट ए इंटू चाहिए, तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए तो आ गया 280.5 इंटू चाहिए कितना हो गया, ये तो होगा आपका वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी, तो पी ए इक्वल टू 280.5 इंटू वेट ऑफ ए कितना दिया है 100 अपॉन 140, 100 अपॉन 140 प्लस 1000 अपॉन 180। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ये आ जाएगा 32 टॉर। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 2.38, बेंजीन एंड नेप्थलीन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। The vapor pressure of pure benzene and naphthalene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor
इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ नेप्थलीन, तो बेंजीन का वेट 80 ग्राम है, नेप्थलीन का 100 ग्राम है, ठीक है ना। और क्या दिया है, वेपर प्रेशर जो है वो दिए गए हैं, बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है और नेप्थलीन का वेपर प्रेशर इतना गिवन है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ठीक है। तो वेपर स्टेट में हमें जो है वो मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करने हैं, राइट। तो देखो जरा, फिर से हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हमने दो सॉल्यूशन भर दिए, एक बेंजीन है और दूसरा नेप्थलीन है, दोनों की वेपर बन रही है और ये वेपर जो है इस सॉल्यूशन पे क्या करेगी, प्रेशर को अप्लाई करेगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इक्वल होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नेप्थलीन। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, तो P सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर होता है P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नेप्थलीन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ नेप्थलीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थलीन। क्लियर है। और मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल अपॉन टोटल मोल। तो PS इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन को क्या लिखोगे, मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ नेप्थलीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नेप्थलीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थलीन को आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ नेप्थलीन अपॉन मोल ऑफ नेप्थलीन प्लस मोल ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू जो है वो हमें पुट करनी है और मूल क्या होते हैं, वो होता है वेट अपॉन मोलर वेट। तो वेट तो दिया है, 80 ग्राम बेंजीन है, 100 ग्राम नेप्थलीन है। अब इनकी मोलर वेट जो है वो हमें चाहिए होंगे। तो मोल क्या होता है, ये होता है वेट अपॉन मोलर वेट का रेशियो होता है। तो मोलर वेट जो है वो हमें डिटरमाइन करने हैं। तो मोलर वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। बेंजीन फॉर्मूला होता है C6H6, तो कार्बन 12 इंटू 6 करोगे प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 6 करोगे, टोटल आएगा 78। तो मोलर वेट बेंजीन का 78 हो गया। नेप्थलीन फॉर्मूला होता है C10H8, ये होता है नेप्थलीन। ये फ्यूज्ड बेंजीन की दो रिंग होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है और यहां 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 तो 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मोलर वेट निकालेंगे 12 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, तो ये आएगा आपका 128। तो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये निकाल लेंगे। P नॉट बी, बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दिया है, बेंजीन का वेपर प्रेशर है 50.71 इंटू NB कितना है बेंजीन का वेट जो है वो 80 है अपॉन 78, 80 अपॉन 78 प्लस 100 अपॉन 128 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ नेप्थलीन प्योर स्टेट में कितना दिया है 32.06 इंटू मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100 अपॉन 28 अपॉन 100 अपॉन 28 प्लस 80 अपॉन 78, ठीक है। तो ये चीज जो है वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाएगा 40.65 ml/Hg। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन चाहिए वेपर स्टेट में बेंजीन और नेप्थलीन के। तो देखो भाई, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन Pa प्लस Pb। Pa की जगह हमने क्या लिखा था, P नॉट A इंटू
चाहिए। तो चाहिए जो है वो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का प्लस पी बी की जगह हम क्या लिखेंगे पी नॉट बी इंटू चाई बी। चाई बी जो मोल फ्रैक्शन लेंगे वो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन लेंगे। और अब हमें वेपर में मोल फ्रैक्शन बताने हैं, ठीक है। तो वेपर में मोल फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, तो चाई बेंजीन ये इक्वल होगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ऑन टोटल वेपर प्रेशर, तो पीबी प्लस पीएन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये वेपर स्टेट में कर लो, ठीक है। तो पीबी अपॉन ये क्या होगा, ये तो सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो चाई बी इक्वल टू पीबी क्या होता है, ये पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, अपॉन पीएस। ये तो अभी हम निकाल चुके हैं 40.65। तो हमें ये पता चल जाए तो बस ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो चाई वेपर प्रेशर में बेंजीन का कितना है, पी नॉट बी कितना दिया है, पी नॉट बी 50.71 दिया है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो ये हम कैसे निकाले थे, ये बेंजीन का वेट अपॉन मोलर वेट अपॉन सॉल्यूशन का मोल, तो सॉल्यूशन में बेंजीन था प्लस नेप्थलीन है, तो नेप्थलीन का वेट कितना है 100 और मोलर वेट 128। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है वो किसका हो गया, बेंजीन का। ये चीज तो ये हो गई। और सॉल्यूशन कितना आया था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 40.65 आया था। तो चाई बेंजीन का जो है वेपर फेज में कितना होगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.675। और हमको पता है कि चाई बेंजीन का वेपर फेज में और चाई नेप्थलीन का वेपर फेज में इसका सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही आता है, ये तय है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 0.675 आया, तो चाई वेपर प्रेशर ऑफ नेप्थलीन कितना आएगा, 1 में से 0.675 माइनस कर दोगे तो ये आएगा 0.325। तो ये हमारा नेप्थलीन के मोल फ्रैक्शन हो गए वेपर फेज में। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2.39 है, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin. If the Henry log constant of oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 10 to the power 7 mm and 6.51 into 10 to the power 7 mm respectively. कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। तो इन गैस का कॉम्पोजिशन वाटर में हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा हेनरी लॉ होता है वो क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कहलाता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, प्रोपोर्शनल साइन हटाओ तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं इनटू मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के निकालने हैं। इसके लिए हमें पार्शियल वेपर प्रेशर उनके चाहिए होंगे। तो हमें एयर का वेपर प्रेशर तो दिया है 10 दिया है, तो हम निकालेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। कितना होगा, एयर का वेपर प्रेशर 10 है और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 79% है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, वेपर प्रेशर तो 10 है लेकिन ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 20 है, तो 20/100 हो जाएगा। तो ये आएगा 7.9 और ये आएगा 2 एटमॉस्फेयर और ये 7.9 ATM। अब हमको पता है कि 1 ATM मतलब होता है 760 mmHg, राइट। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बताने हैं। तो देखो बता सकते हैं,
तो मोल फ्रैक्शन जो है वो अगर हमें नाइट्रोजन का बताना है तो क्या लेना पड़ेगा हमें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना आया, तो नाइट्रोजन कहाँ है, ये है 7.9 इंटू 760, क्योंकि हमें ATM को किस में कन्वर्ट करना है, mmHg में कन्वर्ट करना है, अपॉन KH कितना दिया है, KH जो है वो 3.30 10⁻7 mm दिया है ऑक्सीजन का, और 6.51 10⁻7 mm दिया है नाइट्रोजन का। तो 6.51 इंटू 10⁻7 mm। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 9.22 इंटू 10⁻⁻5। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन KH। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 2 इंटू 760 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन KH कितना है 3.30 इंटू 10⁻7। तो ये आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 4.6 इंटू 10⁻⁻5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.40 है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। आई जो है इसके लिए 2.47 दिया है, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अमाउंट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का बताना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है CRT। अब C कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या कहलाता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम RT। मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट इंटू RT अपॉन V। तो ये फॉर्मूला तो हमारा बनेगा नॉन आयोनिक सॉल्यूट के लिए। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए होता है, ये नॉन आयोनिक सॉल्यूट। अगर आयनिक सॉल्यूट है तो पाई इक्वल टू हो जाएगा ICRT। ये फॉर्मूला होगा आयोनिक सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। तो आयनिक सॉल्यूट के लिए हमें I जो है और ऐड करना है, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा I वेट अपॉन मोलर वेट इंटू RT अपॉन V, राइट। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट से। तो पाई कितना है 0.75 इक्वल टू I की वैल्यू कितनी दी गई है 2.47 इंटू वेट निकालना है, मोलर वेट निकालो भैया कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम 40 होता है, क्लोरीन 35.5 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 111। तो 111 मोलर वेट हो गया, इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड कर दोगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 300 हो गया, अपॉन वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर है। तो बस वेट जो है आपका आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 3.42 ग्राम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2.41 है, डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो देखो जरा, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, ये इक्वल होता है CRT। जब आपका नॉन आयनिक सॉल्यूट हो और पाई इक्वल टू होता है ICRT जब आपका आयनिक सॉल्यूट हो। तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो आपका आयनिक सॉल्यूट है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, ठीक है। तो I की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, तो देखो जरा K2SO4, तो ये आयनाइज होगा पोटेशियम आयन,
ये 2 बनेंगे और SO4 -2, तो 2 आयन पोटेशियम के, 1 आयन सल्फेट का, तो I की वैल्यू जो है यहाँ पे होगी 3। तो बस हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है डिटरमाइन करना है। I कितना है, 3 है। तो कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू होता है N/V। C इक्वल टू मोल कौन क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वॉल्यूम। तो बस C की जगह हमें ये लिखना है, वेट मोलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू RT, ये है ही है। तो बस पाई निकल आएगा, 3 इंटू वेट कितना है, 25 मिलीग्राम है, तो 25/1000 करेंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक है। मोलर वेट पोटेशियम सल्फेट का निकाल लोगे भाई, पोटेशियम 39 इंटू 2 करोगे, प्लस सल्फर 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करोगे, तो ये आएगा 174। ठीक है ना। तो मोलर वेट आया 174 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम 2 लीटर दिया है, तो 2 इंटू R कितना है 0.0821। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसको केल्विन में करना है, तो 25 + 2 73 करोगे तो ये केल्विन में हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो पाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।